हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो आपके रुक्मिणी पब्लिकेशन के वॉल्यूम 1 का बिहार एसएससी के जो प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे थे उसका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा। इससे पहले ऑलरेडी 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं और इसके प्लेलिस्ट भी बना दिए गए हैं बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट। तो वहाँ से आप पिछले 5 प्रैक्टिस सेट को भी देख लेंगे और आज का सेट नंबर 6 को भी पूरा लगाएंगे। इसमें टोटल 20 सेट है, 20 दिन में हम आपके पूरा करा देंगे। साथ ही साथ आपके लिए नया बैच भी शुरू कर दिया गया है, मात्र 299 यानी कि प्रत्येक महीने 100 रुपये की दर से 3 महीने के लिए आपको हम ये बैच शुरू कर दिए। तो अगर आप चाहते हैं तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, कल तक और इसका एडमिशन होंगे, उसके बाद आपको ज्वाइन नहीं कराए जाएंगे। इसकी सारी जानकारी आप इस नंबर पर हमसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। और इस बार आज से जो आपको पीडीएफ मिलेंगे उसमें मैथ के सॉल्यूशन के साथ आपके पीडीएफ दे दिए जा रहे हैं। तो आप लोग मैथ का सॉल्यूशन के साथ मैथ का भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। आइए चलते हैं। आपके टोटल इसमें 75 प्रश्न जीके जीएस के रहेंगे और आपका कट ऑफ है 55 प्लस। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे और जो कुछ बीच बीच में 1-2 प्रश्न पूछते हैं उसका आंसर आप ज़रूर दिया करेंगे, क्योंकि जो चीज़ आप लिखते हैं और लिख देंगे वो हमेशा के लिए आपको भी याद रहेगा और आपके साथी कोई जिनको नहीं पता रहेगा वो भी इससे देख करके पढ़ सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारतीय नागरिक जो हैं इसके मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11। आपको पता होना चाहिए कि 1976 का 42वां संशोधन इसी के तहत मौलिक अधिकार को लाया गया था और इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति की गई थी। और पहले 10 हुआ करता था। वर्तमान में जो 11वां मौलिक अधिकार है इसे 86वें संशोधन 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। दूसरा प्रश्न है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति हमेशा राज्यपाल करेगा। और राज्यपाल किसको करता है? तो अनुच्छेद याद रखिएगा, आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को चुनता है। तीसरा प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो यह मनाया जाएगा आपके 7 अप्रैल को। यहाँ पर कुछ और बात किया जाए तो अगर हम बात करें 2-3 पॉइंट और बता रहे हैं। एक 17 अप्रैल याद रखिएगा, 17 अप्रैल को हम विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। 18 अप्रैल को हम विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ये 3 और याद रखेंगे। 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो पोचमपल्ली तेलंगाना का। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित पीआर श्रीजेश को किस राज्य का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ये सभी करंट के प्रश्न। केरल। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो प्रथम अंग्रेजी अखबार हुआ करता था द बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड नाम का अंग्रेजी पत्रिका हुआ करता था, जिसको कि 1875 ईस्वी में शुरू किया गया था। और इसके संपादक कौन थे? गुरु प्रसाद सेन। गुरु प्रसाद सेन हुआ करते थे। प्रश्न है कि यूएनडीपी का मुख्यालय है। वीडियो को आप एक बार लाइक शेयर कमेंट भी कर देंगे ताकि और सभी लोगों तक पहुंच सके। और आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो आप छोटा सा थोड़ा सा हमें भी सहयोग करें, सपोर्ट करें, ताकि आपके साथ हम भी आपको आगे लेकर चल सके और हम भी आगे बढ़ सके। तो ये देखते हैं। 7वां प्रश्न था कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनडीपी का मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसका? तो इसका पूजा करते थे पशुपति की, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो बिग बैंग सिद्धांत जो संबंधित है वो ब्रह्मांड के उद्भव से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर आप बताएंगे। भारत की खोज पुस्तक जो है, आप इसका आंसर कीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए,
कुछ और पुस्तक के नाम बताते हैं। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा, रीडिस्कवरी, डिस्कवरी नहीं, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया की जब बात करेंगे तो मेघनाथ देसाई। आ न्यू वर्ल्ड पुस्तक की बात करेंगे तो अमित चौधरी। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक की बात करेंगे तो एपीजे अब्दुल कलाम। ये कुछ याद रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? तो महेंद्र एवं संघमित्रा, जो कि इसके बेटा और बेटी हुआ करती थी। प्रश्न है 12 नंबर की बिहार राज्य में कितने मंडल है? मंडल है ना, तो मंडल बोले या प्रमंडल बोले, ये दोनों सेम ही है, टोटल हो जाएंगे 9, ऑप्शन नंबर सी। और आपका एक प्रश्न था 10वां, 10 का आंसर हो जाएगा भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू, ये हम आपको बता दिए। चलिए 13 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा मात्रक यानी कि यूनिट क्या है? तो कंप्यूटर में सबसे छोटा मात्रक जो होता है बीट होता है, ऑप्शन नंबर सी। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या होता है? तो उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य होता है राज्यसभा की बैठक की सभापतित्व करना। एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जय सिंह। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है किससे? तो इसका सही आंसर होगा योजनाओं के अनुमोदन से। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है योजनाओं के अनुमोदन से। 6 अगस्त 1952 को एनडीसी की स्थापना की गई थी, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952, डेट इसका याद रखिएगा। और इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। किस देश ने राफेल नडाल ने जन्मदिन को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? राफेल नडाल के जन्मदिन को कौन राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाएगा? तो स्पेन। बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग कहाँ गाया जाता है? तो मिथिला और दरभंगा में। और कब? तो विवाह के समय में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे, महावीर का जन्म कुंडग्राम, महावीर की मृत्यु पावापुरी, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति गया, महावीर को सर्वाधिक प्रभाव वैशाली। तो 19 का अगर आंसर देखा जाए तो क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है। तो महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था ये गया नहीं, बोध गया, ठीक है, बोध गया में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो हाल। किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है? तो इसका निर्माण नहीं किया गया है तो वह मिलता है अकबर के मकबरा में, ऑप्शन नंबर सी। और अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है आप कमेंट में बताएंगे, और जरूर बताएंगे। सुनने के बाद आप लोग इग्नोर कर देते हैं, तो ये लिखने की आदत डालिए, जितना आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेंगे। गलत सही जो भी है आप लिखिए, आप लिखेंगे तब आपको अगर सही होता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गलत होगा तो आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आपके जो कोई साथी होंगे वो कमेंट आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको इसके सही आंसर मिल जाएंगे। तो आप लिखने का आदत बनाइए और कमेंट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो लिखा जरूर करें। चलिए आगे, कुछ और बता देते हैं। बाबर, तो बाबर का मकबरा आपको कहाँ पर मिल जाएगा? बाबर का मकबरा काबुल में मिलेगा। उसके बाद हुमायूं की मकबरा की बात करें तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है आप ये कमेंट में बता देंगे, है ना। उसके बाद शाहजहां, शाहजहां का मकबरा भी आपका कहाँ है? ये तीनों चीज, 3 प्रश्न आपको दिए हैं। किसका? अकबर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा और शाहजहां का मकबरा। बाकी आपको जहांगीर का मकबरा बताते हैं, ये लाहौर में हुआ था जहांगीर का मकबरा, इसको याद रखेंगे। आगे 22वां प्रश्न है कि मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया है? मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की बात किया जाए तो ये गुजरात में किया गया, ऑप्शन नंबर बी। जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बढ़िया प्रश्न है। और याद रखेंगे कि सिंध का विलय जो है ये लॉर्ड एलन बरो के समय किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। और 1843 ईस्वी में मियानी के युद्ध में चार्ल्स नेपियर ने सिंध के अमीरों को पराजित कर सिंध पर अधिकार किया था। कौन सा युद्ध? मियोनी का युद्ध, ठीक है। और चार्ल्स नेपियर जो था ये पंजाब पर भी विजय प्राप्त किया था। अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? तो अलीगढ़ आंदोलन का जो चरित्र हुआ करता था वो ब्रिटिश समर्थक था, कांग्रेस विरोधी था और हिंदू विरोधी था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
और अलीगढ़ आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1875 में शुरू हुआ था और इसके सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था 1875 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रैल 1934 में, अंतिम रूप से। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 2 चरण में हुए थे। एक हुआ था जो कि 6 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931 तक हुआ था, और एक चरण जो हुआ था वो जब गांधी इरविन समझौता जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था वो सफल नहीं हुआ, उसके बाद 1932 3 जनवरी से अप्रैल 1934 तक चला था, इसलिए याद रखेंगे अंतिम रूप से अप्रैल 1934। प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची है? मूल रूप से, तो मूल रूप से 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां ही है। ऐसे अगर छोटे मोटे अनुच्छेद को मिलाकर देखा जाए तो लगभग 470 प्लस है। संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? भारतीय नागरिकता तो त्यागने पर, पर्यावसान पर और वंचित किए जाने पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो राज्य जो प्रतिबंध लगाएगा उसका होगा लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, यानी कि उपयुक्त सभी। प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन थे? सबसे कम अवधि तक तो वह थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर बी। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन जो थे ये तीसरे क्रम के राष्ट्रपति हुआ करते थे। बीबी गिरी की बात करें तो ये चौथे नंबर के थे और ये निर्विरोध चुने जाने वाले थे। और फखरुद्दीन अली अहमद जो थे ये आपका आपातकाल के समय पे राष्ट्रपति थे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मतलब कि गलत है, गलत बताना है। तो देखिए, कोयना जल विद्युत परियोजना ठीक है, कल्पक्कम परमाणु शक्ति केंद्र यह भी ठीक है, कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र और भावनगर ज्वारीय विद्युत परियोजना। तो सही आंसर हो जाएगा कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र नहीं है, बाकी अन्य सभी सही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एस सोमनाथ। इसरो की स्थापना 1969 में। स्प्रूस, फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा टैगा वन। आगे वीडियो को एक बार जरूर आप शेयर कर देंगे, अपने स्टेटस में, ग्रुप में जरूर लगाया करेंगे ताकि और भी लोग देख सकें, और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए 33 नंबर का प्रश्न है कि ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है। सविता का अर्थ किस देवता से है? तो सविता के रूप में हम सूर्य को जानते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शरत चंद्र चटर्जी। महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में कौन सा जीवित बचा था? तो जीवित बचा था अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा जो था किसका पुत्र था? द्रोणाचार्य के पुत्र थे। निम्नलिखित में तालिबान समर्थक एवं उसका वरिष्ठ नेता कौन है? तो इसमें देखा जाए तो मुल्ला मोहम्मद अमीर था। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए? तो उस समय साइमन कमीशन आया था और साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, और ये 1928 में भारत आया था, जबकि साइमन कमीशन का गठन 1927 में ही हो गया था, याद रखें। बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश प्रसिद्ध है? बाउल लोक नृत्य जो है ये पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर सी। प्रजा समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण ने जो है 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल के जंगल में आजाद दस्ता की भी स्थापना किया था। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट का तो हो जाएगा कुद्रेमुख, और पश्चिमी घाट को हम किस नाम से? सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते? कितने राज्य जो हैं कहीं भी समुद्र को नहीं छूते? यानी कि आपको वो याद रखना है जो समुद्र से छूते हैं, और जो नहीं छूते हैं वह है 19। भारत की समुद्री सीमा से जो है कुल 7 देशों से जुड़ा हुआ है, और भारत के कुल 9 राज्य जो है 9 राज्य वो समुद्र से जुड़ा हुआ। 7 देश
9 राज्य जो समुद्र से है भारत के अंतर्गत, और सबसे लंबा समुद्री जो है वो गुजरात का तट है। प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि कैग की नियुक्ति। तो कैग की नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करेगा, ऑप्शन नंबर बी। और कैग के बारे में चर्चा अनुच्छेद 148 में। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ था? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1971 में हुआ था, जो कि खेल के क्षेत्र में दिया जाता। 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं? 21 जून को, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन नंबर सी। किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? गुप्तचर संगठन जो है बॉस किसका है? तो दक्षिण अफ्रीका का है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। बॉस का मतलब होता है BOS, मतलब कि ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, BOSS है, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। भारत में जो होता है वो RAWIB और CBI है। विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ी कौन सा है? 47 का सही आंसर हो जाएगा अरावली, जो कि अवशिष्ट पर्वत के रूप में, और ये राजस्थान तरफ स्थित है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। आगे, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? देखिए ये वाला जो है अभी जब ये प्रश्न जब दिया गया था उस समय तो ठीक है बिप्लब कुमार देब थे, वर्तमान में चेंज हो गए हैं, ठीक है। आज यानी कि तारीख की बात करें तो 19 मई है, ठीक। 19 मई के दिन ये चेंज हो चुके हैं। आप बताएंगे कमेंट में कि ये नए मुख्यमंत्री त्रिपुरा के कौन बनाए गए। इस प्रश्न के अनुसार बिप्लब कुमार देब सही है, मगर वर्तमान में 19 मई 2022 इस दिन ये मतलब 1-2 दिन पहले ही चेंज हो चुके हैं। तो आप उसको कमेंट में बताएंगे ज़रूर, हम बाकी मैसेज आपको कमेंट में पिन करके रख देंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है? सुपर फॉस्फेट उर्वरक का तो सही आंसर हो जाएगा CaH2PO4 का होल ट्वाइज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का ग्रह है, आकार की दृष्टि से तो ये हो जाएगा 5वें नंबर का। भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध है अधातु, अधातु की बात करेंगे तो हो जाएगा सिलिकॉन। सुसुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? सुसुप्तावस्था में क्या होगा? गिर जाता है, मतलब कि घट जाता है। मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मांसपेशियों में प्रोटीन पाया जाएगा मायोसिन। एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो इसकी द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 19। पृथ्वी का सूर्य के गिर्द घूमने के सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन पुष्टि करता है? तो पुष्टि करेगा ऋतु में परिवर्तन होना। पृथ्वी का सूर्य के आसपास घूमने के सिद्धांत से क्या होता है? ऋतु में परिवर्तन होता है। एक तत्व के समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? बढ़िया प्रश्न है। कांच, रेत, जल और हीरा, इनमें सही आंसर हो जाएगा हीरा जो है एक पदार्थ से बना होता है। उसके बाद आते हैं प्रश्न है 58 कि समान वेग से जाने वाले विद्युत आवेश चुंबकीय तथा विद्युत दोनों क्षेत्रों को उत्पन्न करता है। आगे, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है, ध्यान देंगे, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम NaOH होता है, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, NaOH। तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तापमापी की दीवार से नहीं चिपकता है पारा, इसलिए। और पारा का अयस्क क्या होता है? तो सीने बार होता है। अगला जो प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कार की बात करें तो आपको लग रहा होगा कि चार्ल्स बैबेज, नहीं, चार्ल्स बैबेज ने नहीं, JP एकर्ट ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी चार्ल्स बैबेज सोचा है उनका गलत है। चार्ल्स बैबेज को हम कंप्यूटर के जनक कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जनक जो है JP एकर्ट है। प्रश्न है टी मापक यानी कि टी स्केल पर किसका मापन किया जाता है? तो टी स्केल पर हम हमेशा चक्रवात की शक्ति को मापते हैं, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो कार्नेलाइट जो हो जाएगा मैग्नीशियम का अयस्क है। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण उपस्थिति के कारण होता है? तो हरा जो होगा वो हमेशा याद रखिएगा बेरियम के कारण। कुछ और बताते हैं वो जरा ध्यान से सुनिएगा। इसका तो हरा रंग हो गया बेरियम के कारण। फिर देखेंगे सोडियम से आपका पीला रंग, ठीक है। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम से उजला,
स्ट्रांसियम आपको पता होगा लाल, स्ट्रांसियम से आपका लाल। कैल्शियम, कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम से आपका नारंगी, कैल्शियम से आपका नारंगी। उसके बाद एक बेरियम, बेरियम से आपका हरा हो गया। कॉपर, कॉपर से आपको क्या मिलेगा, हरा मिलेगा, कॉपर से भी हरा मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, बेरियम से हरा, यहाँ पे कैल्शियम से नारंगी, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम से उजला, स्ट्रांसियम से लाल, कॉपर से हरा, इसको याद रखेंगे इतना, और सोडियम से पीला। आगे देखते हैं, डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता, डायबिटीज वालों के लिए तो अग्नाशय काम नहीं करता। चमकने वाले कीड़े द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का कारण क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीव प्रतिदीप्त, ऑप्शन नंबर बी। कौन से विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा की सूजन तथा छाजन यानी कि एकिज्मा होता है, त्वचा की सूजन तथा एकिज्मा होता है, तो 67 का हो जाएगा निकोटिनिकम, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा प्रबल आबंध है, 68, तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C111C। निम्नलिखित अणुओं में से किसमें दो सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होती है, तो इसका सही आंसर यह भी हो जाएगा इथेन, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी बीमारियां जीवाणु जनित है, देखिएगा जरा एक का ऑप्शन को पढ़ के निकालेंगे तब आपको ये सही आंसर मिलेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए हम आपको आंसर बता रहे हैं डायरेक्ट, मगर आप इन सभी को पढ़िएगा और ऐसे प्रश्न को आपको पढ़ना पड़ेगा सारे ऑप्शन एक कर करके। प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन जीवाणु जनित, तो देखिए हैजा, आपका हैजा हो जाएगा, टाइफाइड, और उसके बाद निमोनिया, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, ये सभी के सभी जो है आपके हैजा जीवाणु से होने वाले रोग हैं, है ना। कुछ और अगर बात कर ले इन्हीं सभी में से जो जीवाणु जनित रोग है, हैजा की बात करें तो ये विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु से होगा। टाइफाइड की बात करें तो साल्मोनेला टाइफी के नाम से होगा। उसके बाद बात करें निमोनिया की, तो निमोनिया माइकोप्लाज्मा निमोने के कारण होगा। डिप्थीरिया की बात करें तो कॉरिने बैक्टीरियम बैक्टीरिया के कारण होगा। और लेप्रोसी की बात करें तो माइकोबैक्टीरिया लेप्री नामक जीवाणु के कारण होता है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, मनुष्य के चर्म के रंग का कारण होता है, तो मनुष्य के चर्म के रंग का कारण होगा मेलानिन, ऑप्शन नंबर बी। नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग क्या होता है, परिणामी घोल का रंग हो जाएगा लाल, ऑप्शन नंबर ए। तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा क्या विस्थापित करेगा, तेल में तैरता हुआ वस्तु हमेशा क्या विस्थापित करता है, तो वह विस्थापित करेगा तेल का भार। आखिरी के दो प्रश्न बचे हैं, अभी तक आपने वीडियो को एक बार शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे। इतना तो आप कर ही सकते हैं, बस 3 सेकंड के लिए वीडियो को रोकिए और जल्दी से एक लाइक और शेयर करके व्हाट्सएप पे आ जाइए, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, जहाँ भी आप हैं उन सभी जगह पर शेयर करके आ जाइए, ताकि और भी लोगों का फायदा हो सके और आपका नाम भी बना रहे, है ना। आगे देखिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो ये सही हो जाएगा प्रेरित धारा। निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया है, टीके का आविष्कार करेगा एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आपके पूरे के पूरे 75 प्रश्न। कुछ और प्रश्न इसके आंसर बताते हैं, पहले सुनिएगा उसके बाद विस्तार से चर्चा करते हैं। लुईस पास्चर जो है रेबीज का टीका का खोज किया था। रॉबर्ट कोच की बात करें तो रॉबर्ट कोच जो है हैजा और टीबी का कौन क्या था, रॉबर्ट कोच। उसके बाद जोनास सॉल्क की बात करें तो जोनास सॉल्क ने किसका किया था, ये आप हमें बताएंगे कमेंट में। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन का खोज किया था, ठीक है। उसके बाद रोनाल्ड रॉस की बात करें तो मलेरिया का खोज किया था, मलेरिया परजीवी का खोज किया था। ये सब आपके लिए प्रश्न है आखिरी में, जोनास सॉल्क ने किसका खोज किया था। तो ये पूरे 75 प्रश्न, उसके बाद आपके मैथ के सारे प्रश्न दिए हुए हैं। बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं BPSC और बिहार SSC, तो इसके लिए नंबर आपके लिए अवेलेबल है, आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका PDF जो है हम इसके आंसर के साथ मैथ के आंसर भी नीचे दे दिए हैं, ठीक है। ये आपका आंसर है, उसके बाद नीचे मैथ के सारे प्रश्नों के आंसर दिए गए हैं, तो आप मैथ को सॉल्व कर सकते हैं अपना सॉल्यूशन देख करके। तो PDF रहा आपका, ये आपके क्लास की फिर से आपको सूचना दे रहे हैं, आप
चाहें तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। सीट लिमिट देखिए 7वां नंबर सेट का पहला प्रश्न कुछ इस तरह से है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है। सॉरी बीच में थोड़ा इंटरप्ट हो गया था। पहला प्रश्न है कि कबीर किसके शिष्य थे। तो कबीर किनके शिष्य थे, तो सही आंसर हो जाएगा रामानंद का। साथ ही साथ याद रखेंगे कि रामानंद ने ही उत्तर भारत में राम नाम को लोकप्रिय किया था, यह भी पॉइंट याद रखेंगे। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई थी, लेकिन इसे उत्तर भारत में लाने वाला व्यक्ति कौन था, तो रामानंद ही थे। तो ये सारे पॉइंट को याद में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात, बिहार का है, इंपॉर्टेंट है, तो सही आंसर हो जाएगा 918। साथ ही साथ याद रखेंगे कि आपका अभी बीपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न है, 67th वाला में पीटी में पूछा था कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है, तो गोपालगंज याद रखिएगा, गोपालगंज में 1021 है और सबसे कम मुंगेर में। वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर के अंतर्गत आएंगे, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा प्राथमिक सेक्टर। कमला की सहायक नदी सोनी, ढोढ़ी, बलान और उपयुक्त सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा उपयुक्त सभी। कमला की जो सहायक नदी है यानी कि कमला नदी की सहायक नदियां सोनी नदी, ढोरी नदी और बलान नदी। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र डेल्टा, महानदी डेल्टा, रॉयल सीमा या तमिलनाडु तट। तो सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत जो जाना जाता है वो रॉयल सीमा। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको पता भी होगा कि आर्थिक उदारीकरण के जनक के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। साथ ही साथ याद रखेंगे कि मनमोहन सिंह जो थे 1991 में वित्त मंत्री के पद पर थे और इन्हीं के द्वारा कुछ सुझाव दिए गए थे और इस कारण से इन्हें माना जाता है मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण का जनक। और उस समय प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, ये आप कमेंट में हमें जरूर बताएंगे, है ना। और जो ये मॉडल अपनाए थे आर्थिक उदारीकरण के लिए, इसी कारण जो प्रधानमंत्री थे उन्हीं के नाम पर रॉ मनमोहन मॉडल भी कहा गया है। चलिए आपको हिंट भी मिल गया, रॉ कौन से थे वो आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है, जरूर आंसर करेंगे। जितना आप आंसर करेंगे, जितना आप लिखते हैं, उससे आपको रिवीजन होता है। अगर आपको नहीं आता तो गलत ही सही मगर आप जरूर लिखा करें। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो है माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, यह भी याद रखेंगे। अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है, तो 8वां का सही आंसर हो जाएगा फूल से। भूकंप होने से क्या होता है, वर्षा, दरार, ज्वालामुखी विस्फोट या आंधी तूफान। तो आपको पता होगा कि भूकंप जब भी आएगा तो पृथ्वी पर क्या होगा, दरार पड़ जाएगा। और आपको यह भी पता होगा कि पृथ्वी के जो भूकंप की तीव्रता का अध्ययन करते हैं वह हम सिस्मोग्राफ से करते हैं। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखेंगे कि अभी सबसे यानी कि वर्तमान समय के अंतर्गत सबसे भयानक जो भूकंप आया था वो साल 2015 का था, जो कि लगभग 7.9 के स्पीड से ये आया था, तो याद रखेंगे। प्रश्न है कि कौन सा राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण यानी कि जल विहार योजना शुरू करने जा रहा है, तो नदी परिभ्रमण ये उड़ीसा करेगा। मठ, चैत्य, स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो ये सभी के सभी जो हुआ करते हैं वह बौद्ध धर्म से हुआ करते हैं, है ना। अगर बात करें स्तूप की, तो स्तूप क्या होता है, स्तूप जो होता है वो बुद्ध के मृत्यु से संबंधित अवशेषों को कहा जाता है। चैत्य की अगर बात किया जाए तो चैत्य किसको कहेंगे, जहाँ पर बौद्ध धर्म का पूजा घर होता है या पूजा गृह होता है उसे चैत्य कहते हैं। और मठ किसे कहते हैं, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहा करते हैं उसे हम मठ कहा करते हैं, याद रखेंगे। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में किया गया था, याद रखेंगे। और प्रथम भिक्षुणी कौन बनी थी, तो वैशाली की बहू हुआ करती थी आम्रपाली। कौन, आम्रपाली, ये पहली बौद्ध भिक्षुणी बनी थी। मुद्रा के सापेक्ष गलत क्या है, अगर देखा जाए इन सभी में तो मुद्रा के सापेक्ष जो है यह मुद्रास्फीति को रोकता है, यह बात गलत है। साथ ही साथ क्या, तो क्रय विक्रय की शक्ति है, यह साख सृजन करता है और मुद्रा का अधिक प्रचलन से ही मुद्रास्फीति होता, यानी कि रोकता नहीं है मुद्रास्फीति और मुद्रा को बढ़ाने का काम करता है।
याद रखेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट बोलते हैं उसको कृपया आप लोग याद रखा करें, और अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे बैक कर लीजिए और फिर से उस चीज़ को सुनिए जो एक्स्ट्रा बोलते हैं वो, क्योंकि हर चीज़ लिखना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप लोग सुन लिया करेंगे। प्रश्न है 14 नंबर कि एलिजा परीक्षण किसे पता लगाने के लिए किया जाता है। तो एलिजा परीक्षण की अगर बात किया जाए तो ये एड्स की जानकारी देता है। साथ ही साथ कभी कभी आपसे एलिजा का पूरा नाम पूछ लेता है। तो एलिजा का अगर पूरा नाम की बात करें तो ई फॉर एंजाइम, ठीक है, एंजाइम, एल फॉर लिंक्ड, एंजाइम लिंक्ड, आई फॉर इम्यूनो, एस फॉर सॉल्वेंट और ए फॉर असे। असे मतलब ASSAY, असे, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट असे होता है, याद रखेंगे। और एड्स में कौन सा वायरस काम करता है? तो HIV वायरस काम करता है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW जो हम यूज करते हैं वो संकल्पना किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन नंबर ए। घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है किसका? तो घाटे की वित्त व्यवस्था जो होता है राजकोषीय नीति का एक साधन माना जाता है। किसका? राजकोषीय नीति का एक साधन माना जाता है। साथ ही साथ याद रखेंगे कि घाटे की वित्त व्यवस्था के अंतर्गत किसी देश के सरकार की आर्थिक कमजोरी यानी कि उस देश की सरकार की आर्थिक कमजोरी को बताता है। निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा था, मतलब कि बाहर रहा था, सत्ता से बाहर? तो वह आपको पता होगा हुमायूं रहा था। हुआ यूं था कि हुमायूं जो था 1530, माफ करेंगे, 1530 से 1540 तक ये शासन किया, ठीक है। उसके बाद 1539 में चौसा का युद्ध होता है। 1540 में जो है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है, जिसमें शेरशाह जो है हुमायूं को पराजित कर देता, और हुमायूं से पराजित होने के बाद ही शेरशाह से हुमायूं पराजित होने के बाद वह 1540 में सत्ता छोड़ करके भाग जाता है, और 1555 ईस्वी तक ये इधर उधर भटकता रहता है, और पुनः 1555 में सरहिंद का युद्ध और मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ता है, और उसके बाद वो सत्ता पर बैठता है, और 1555 में वो सत्ता पर बैठा और 1556 में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। और इसी बीच 1541-42 के बीच में इसका विवाह भी होता है हमीदा बानो बेगम से, वह भी याद रख लेंगे। आगे चलते हैं। गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? तो गुलबर्गा जो हुआ करता था वह बहमनी वंश की राजधानी हुआ करता था, और बहमनी वंश की स्थापना जो है 1347 ईस्वी में हुआ था। चलिए आप कमेंट करके बताएंगे कि ये स्थापना किसने किया था। आपका काम है बहमनी वंश का स्थापना किसने किया था वो। अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? तो अलबरूनी की अगर बात किया जाए तो महमूद गजनबी के साथ ये भारत आया था और उसी का वर्णन भी किया है ना। अलबरूनी की एक पुस्तक भी है भारत की खोज या किताबुल हिंद, उसको याद रखेंगे। और महमूद गजनबी की बात कर ले तो ये भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था? तो गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड देने का काम किया था औरंगजेब ने, है ना। और ये तेग बहादुर कौन थे? तो 9वें नंबर के गुरु थे। साथ ही साथ एक चीज और याद रखिएगा, एक और सिख गुरु थे जो कि मुगलों के हाथ चढ़े थे, उनमें थे 5वें नंबर का गुरु। चलिए वो 5वें नंबर का गुरु जो थे अर्जुन देव थे, ठीक है, अर्जुन देव। आप कमेंट में बता दीजिएगा कि उनको मारा कौन था, अर्जुन देव को मारा कौन था, कौन से शासक? आपके ये दो ऑप्शन भी हम दे रहे हैं, जहांगीर और शाहजहां। इस प्रश्न के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, जहांगीर और शाहजहां। आपको कमेंट में बताना है कि सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने किया था, जहांगीर या शाहजहां? कमेंट में बताएंगे 20 का आंसर आप। चलिए, टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुआ था? तो टीपू सुल्तान ये चौथा जब युद्ध लड़ा जा रहा था, चौथा अंगल मैसूर युद्ध, तब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया था। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट बता देते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहली बात, मैसूर राज्य की जो स्थापना है ये 1761 ईस्वी में हैदर अली के द्वारा किया जाता है।
मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली के द्वारा। उसके साथ साथ अंग्रेज और मैसूर के बीच में कुल 4 युद्ध लड़े जाते हैं। पहला जो ओंगल मैसूर युद्ध होता है, इसको मिटा रहे हैं, ये देखिएगा। पहला ओंगल मैसूर युद्ध 1776 से 67 माफ करेंगे 1767 से 69 के बीच में होता है, जहां पर मद्रास की संधि होती है। क्लियर। दूसरा युद्ध जो होता है वह 1780 से 1784 के बीच होता है, जिसमें मंगलौर की संधि होती है। किसकी? मंगलौर की संधि। और तीसरा जो होता है 1790 से 1792 होता है, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और उसके बाद चौथा ओंगल मैसूर युद्ध 1799 में होता है, जिसमें कोई संधि तो नहीं मगर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। साथ ही साथ यह भी याद रखेंगे, जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ था उस समय गवर्नर वेलेस्ली हुआ करता था, गवर्नर जनरल। साथ ही साथ दूसरे ओंगल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और टीपू सुल्तान की एंट्री होती है। तो ये सारे पॉइंट याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है कि मौर्य काल में भारत का किन देशों से व्यापारिक संबंध था? तो मौर्य काल में इसका सही आंसर हो जाएगा चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिण एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी यह बताना है, तो दिल्ली में। एक और याद रख लीजिएगा, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि भगत सिंह के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की जो स्थापना की गई थी, उसका नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में कर दिया जाता है। इतना याद रखेंगे। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कैरेंट का है, विक्टर एक्सेल्सन। आगे चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे और लाइक जरूर कर देंगे एक बार, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की थी? तो सर्वोदय की मान्यता अनटू द लास्ट से। बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वहितैषी, ऑप्शन नंबर बी। और सर्वहितैषी जो है 1890 में पटना से प्रकाशित हुआ था, यह भी याद रखेंगे। अब आगे जो है ये सूची को मिलाना है, एक तरफ है कथन और दूसरे तरफ है वक्ता, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कथन है, जरा ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पर जो कथन है एक एक करके अगर देखा जाए, पहला देखते हैं कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन के कील सिद्ध होगा। ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक है। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिला। ये कथन किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। कौन कहा था? महात्मा गांधी ने। उसके बाद सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है। यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उसके बाद इनकलाब जिंदाबाद, ये आपको पता है भगत सिंह ने कहा था। तब आप ऑप्शन मिला लेंगे 3, 2, 4, 1, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और तुरंत एक बार और इस सभी कथन को पढ़ लीजिए, आपको याद रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो यह दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था, जबकि पहला विनोबा भावे थे। याद रखेंगे कि 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। पहला सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा अगर आपसे पूछ दे तो तीसरा जो होते हैं वह ब्रह्मचारी होते हैं। ब्रह्मचारी नाम है। लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? तो लोकमान्य तिलक जो हुआ करते थे ये उग्रवादी दल से थे। लाल बाल पाल आपने नाम सुना होगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों के तीनों उग्रवादी थे। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्य क्या
कार्यक्रम क्या था? तो मुख्य कार्यक्रम की अगर बात किया जाए तो चुनाव जीतकर विधानमंडल में जाकर सरकार का विरोध करना। और ये 1923 में कहा? इलाहाबाद में स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते हैं। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी करने का अधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। चलते आगे। प्रश्न है 33 की अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो होता है राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। और अध्यादेश राष्ट्रपति कहाँ से जारी करेगा? अनुच्छेद 123 से। और राज्यपाल जो जारी करता है वो 213 से जारी करता है, याद रखें। प्रश्न है कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है। इस संबंध में से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि आपको गलत चुनना है। ठीक है, तो देखिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा 34 का वह ये है कि संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। ये गलत है। बाकी अन्य सभी जो है वो सही है। क्या क्या सही है? तो धन विधेयक की प्रस्तुति राज्यसभा में नहीं हो सकती, ठीक है। कार्यपालिका को राज्यसभा अपदस्थ नहीं कर सकती, ठीक है। और धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा 14 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकती, यह भी सही है। और साथ ही साथ बात कर लिया जाए तो कहा जाता है कि राज्य के संबंध में विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? राज्य के राज्यपाल की स्थिति क्या होती है? तो सही आंसर हो जाएगा वह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है, ऑप्शन नंबर बी। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि राज्यपाल जो है अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है, क्यों? क्यों कहा जाता है? क्योंकि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका औपचारिक और कानूनी और संवैधानिक और नाम मात्र का, ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4। प्रश्न है हमारा 38वां कि समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में किसका मान्य होगा? तो आपको पता होगा केंद्र का मान्य होता है। उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा? तो यह सही हो जाएगा तमिलनाडु। हॉकी विश्व कप पुरुष 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा भारत, ओडिशा में। ओडिशा के बिरसा मुंडा एक स्टेडियम बनाया जा रहा है, वहीं पर होगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो बैकाल झील को। और विश्व की सर्वाधिक गहरी झील के साइबेरियाई क्षेत्र में स्थित है बैकाल झील, है ना, याद रखिएगा। सीढ़ीदार झील अधिक होती है कहाँ पर? तो ये हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? एनडीसी की स्थापना तो ये किया गया था अगस्त 1952 में। भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो वह है आयकर, इनकम टैक्स। परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौद्रिक नीति का। परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात यानी कि VRR और खुला बाजार कार्यवाही OMO ये मौद्रिक नीति के कारण होते हैं। और मौद्रिक नीति की घोषणा कौन करता है? RBI करता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? तो सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय तट रक्षक जहाज के चारों अपतटीय गश्ती जहाज का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सार्थक। भारतीय तटरक्षक जहाज के 4 अपतटीय गश्ती जहाज बनाए गए हैं, उसका नाम है सार्थक। टाटा IPL 2022 का ऑफिशियल पार्टनर किसे चुना गया है? ऑफिशियल पार्टनर की बात करें तो रुपे को चुना गया, रुपे कार्ड जो है वो। भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? करंट के सभी प्रश्न तमिलनाडु। 50वां है कि किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिव्या हेगड़े। संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 दिव्या हेगड़े। ट्रेड
मिल टेस्ट कौन से चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट तो हृदय से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं, आगे के कुछ और प्रश्न बचे हैं। एक और आप जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप में। और देखेंगे 52, टूटते तारे के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इन सभी में देखा जाए तो वायु के घर्षण से प्रज्वलित होता है, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है कि यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? संवेग अगर n गुना होगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा n² गुना। उसके बाद इसका एक चीज़ याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², है ना। तो mv² इसे आप याद रखेंगे, और संवेग के लिए p²/2m हो जाता है, इसलिए। एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार के डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क जो हो जाएगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल। उदासीन परमाणु में कौन से कण समान होते हैं? तो उदासीन परमाणु में जो कण होंगे वह E- और P+, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइनस में, प्रोटॉन प्लस में। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रीनल ग्रंथि से। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका वो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, है ना। और नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम को ही मानव शरीर का सबसे बड़ा तंत्र कहते हैं, जबकि ग्रंथि की बात करेगा तब यकृत होगा। प्रश्न है कि एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दुगना होता है, इस दशा में त्वरण होगा। त्वरण किधर होगा तब भार बढ़ेगा? तो सही आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, जी जब ऊपर की ओर जा रहा होगा तब। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न दाब एवं उच्च ताप पर। प्रकृति में यूरेनियम 235 की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी होती है? तो यूरेनियम की जो प्रतिशत मात्रा है यह आपका हो जाएगा 0.7%। पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव है। पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव क्या होते हैं? तो मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता का नष्ट होना, मोतियाबिंद होना, चमड़ी का कैंसर होना, शैवाल उत्पादन को 6 से 12% तक कम करना, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है क्या? तो निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी, कि अति चालक विषयक अनुसंधान, माफ करेंगे, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। एक समान वृत्तीय गति में होता है, एक समान वृत्तीय गति में क्या होगा? तो चाल अचर एवं वेग चर, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। जो चाल होगा वो अचर रहेगा और वेग चर रहेगा। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्या कहलाती है? आसवन कहलाता है। किसी द्रव को वाष्प में बदलकर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में बदलना, ये आसवन विधि द्वारा होता है। नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है किसके द्वारा? तो उदरपातन, सब्लिमेशन के द्वारा। केंचुआ का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रेडिया द्वारा छोड़ा जाता है वो क्या है? तो वो हो जाएगा यूरिया। कोरल बनाने का मुख्य संबंध क्या होता है? तो वो हो जाएगा एंथोजोआ। कोरल बनाने का मुख्य संबंध एंथोजोआ। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो ये सही आंसर हो जाएगा जोकोबस हेनरिकस बैटहॉफ, जोकोबस हेनरिकस बैटहॉफ। अब आगे देखेंगे 69 को मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से। ऑप्शन थोड़ा छोटा कर देते हैं नीचे, आप देखेंगे, मिलाइएगा। तो देखिए, गोबर गैस, गोबर गैस की अगर बात किया जाए तो आपका हो जाएगा CH4 मीथेन। कोल गैस, कोल गैस की बात किया जाए तो हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रोड्यूसर गैस की बात किया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। वाटर गैस की बात किया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। आंसर ढूंढिए, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर ए। मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी यानी कि मरने के बाद जो शरीर का जांच और पोस्टमार्टम होता है उसको ऑटोप्सी कहते हैं। और ऑटोप्सी के द्वारा मृत्यु के वास्तविक कारण को जानने का प्रयास किया जाता है, याद रखिएगा। वीडियो को एक बार फिर से आप जल्दी से शेयर कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए तो एक लाइक ज़रूर किया कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और कमेंट में आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे।
देखिए 71 है कि मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? तो लाइपेज का स्राव अमाशय से होगा। आगे देखते हैं। सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किनका मिश्रण होता है? तो कांच में मिश्रण होता है फेरस ऑक्साइड का। प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बारबरा मैकक्लिंटोक। प्लवमान जीन जंपिंग जीन को कौन किया था? बारबरा मैकक्लिंटोक। कुछ और बता देते हैं। वाटसन और क्रिक की बात करें तो डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का, और उसके बाद ह्यूगो डी ब्रिज की बात करें तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करें तो अनुवांशिकी का जनक, उसके बाद बॉन पेयर की बात करें तो भ्रूण विज्ञान से संबंधित है। मक्खन एक कोलाइड है जिसमें क्या होता है? तो वसा में जल परिलक्षित होता है। और अगला है आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 1s2 2s2 2p6 होता है। और आदर्श गैस के बाह्यतम शेल में कितना? 2 या 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। और इस प्रकार आपके पूरे 75 प्रश्न जो करंट और जीके जीएस के थे वो हमने करा दिया। साथ ही साथ उसके बाद आपके मैथ के 25 प्रश्न होते हैं वो आपके पीडीएफ में इंक्लूड कर दिए गए हैं। उसके साथ साथ इसके आंसर और सॉल्यूशन भी दे दिए गए हैं। आप देख सकते हैं ये आपके टोटल 150 आंसर है और ये आपका सॉल्यूशन है मैथ का। तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से या फिर व्हाट्सएप से प्राप्त कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और आपके लिए इस सेट में कट ऑफ है 55, तो आप अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि 75 क्वेश्चन में आपके जीके जीएस के कुल कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। ज़रूरत जहाँ पर रहेगा वहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा डिटेल भी बताएंगे। और क्या ये एक्स्ट्रा डिटेल हम बताते हैं आपको, वो क्या आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, सही लगता है, तो आप एक कमेंट ज़रूर हमें करेंगे ताकि और भी अच्छे तरीक़ा से हर अन्य सभी प्रश्नों पर हम एक्स्ट्रा और जानकारी दे सकें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस संकेताक्षर समूह में सी का आशय क्या है? बैंकिंग में सीबीएस होता है, सीबीएस का मतलब होता है कोर बैंकिंग सेक्टर। और यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है? सी से, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही साथ याद रखिएगा कि भारत में जो है भारतीय बैंकिंग एक्ट 1949 में लाया गया था, यह भी याद रखेंगे। और भारत का सेंट्रल बैंक के रूप में आरबीआई को जाना जाता है। भारत में जीएसटी की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट है और ये चर्चा में अभी रहता ही है, तो सॉरी ध्यान रखेंगे केलकर समिति जीएसटी से संबंधित। और एक चीज़ और याद रख लेंगे कि जो जीएसटी है, जीएसटी का सर्वप्रथम 2017 में लागू किया गया था 1 जुलाई को। और इसके लिए जो एक्ट बनाया गया है वो 101वां नंबर का अधिनियम है, जबकि 122वें नंबर का विधेयक है। तो ये कुछ पॉइंट याद रखेंगे। और जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर भी है। तीसरा प्रश्न है कि क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है किसके कारण? तो क्षोभ मंडल की मोटाई जो है गर्मी में बढ़ जाता है। चौथा प्रश्न है, चौथा कहता है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो सही से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि समीक्षा, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, ये सभी किससे संबंधित है? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। साथ ही साथ अमेरिका के संविधान की और हम बात कर लें तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से ही लिया गया है। और विश्व का प्रथम लिखित संविधान के रूप में और सबसे छोटा विश्व का संविधान के रूप में अमेरिका का ही माना जाता है। तो सभी पॉइंट को याद रखें। पांचवा है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्णयुग कहा जाता है। संस्कृति का स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है गुप्त काल को। कुछ और अगर बात कर ले तो अकबर के काल को हम हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहेंगे। जहांगीर के शासनकाल को हम चित्रकला का स्वर्णयुग कहेंगे। साथ ही साथ अगर शाहजहां के शासनकाल की बात करें तो स्थापत्य के शासनकाल का स्वर्णयुग कहलाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए हैं? कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा BK.R.B. राव, ऑप्शन नंबर डी। अगर बात किया जाए BK.R.B. राव की तो ये भारतीय राष्ट्रीय आय पर एक दूरदर्शी रूप में काम किए थे और ये स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्रियों में
शामिल थे, स्वतंत्रता से पूर्व ही दिए थे। एकाधिकार का अर्थ क्या होता है? एकल क्रेता या अनेक विक्रेता या एकल विक्रेता या अनेक क्रेता। तो एकाधिकार का मतलब होता है एकल विक्रेता, यानी कि एक ही बेचने वाला होगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा है? तो ये आपको पता होगा, 180 डिग्री देशांतर। कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? तो कोणार्क मंदिर किसको समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। और ये याद रख लेंगे, कोणार्क के मंदिर जो है ये सूर्य को समर्पित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ग्राम पंचायत आपका अनुच्छेद 40 में होगा। इसे ही हम गांधीवादी दर्शन के रूप में अनुच्छेद 40 को जानते हैं। और ग्राम पंचायत की बात किया जाए तो 73वां संशोधन और उसके साथ साथ 11वीं अनुसूची, यह कुछ याद रखेंगे। आर्कीपेलागो का आशय क्या है? तो आर्कीपेलागो का आशय होता है द्वीप, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो पसंद आती है तो एक बार अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कमेंट भी करेंगे। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? मिट्टी और पत्थर के टुकड़ा जो है अगर नीचे की ओर सरकना शुरू करेगा तो उसे हम मिट्टी अपरदन यानी कि मृदा अपरदन के नाम से जानते हैं। किस भारतीय महिला उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा किरण मजुमदार साहब। कालिदास किस शासक के समकालीन थे? तो कालिदास की अगर बात किया जाए तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? तो सबसे अंतिम ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार नेपच्यून यानी कि वरुण हो जाएगा। और सबसे नजदीक की बात करें तो बुध हो जाएगा। विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सा है? तो ये अपना नई दिल्ली। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक आपको पता होगा बृहद्रथ था, जबकि संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था, मोरक्को से आया था एमबीटी के समय में, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। आगे है, किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था के रूप से उत्तराखंड को जाना जाता है। भारत का ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो ई कचरा इको पार्क ये दिल्ली में खोला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अमीर खुसरो एक क्या थे? तो अमीर खुसरो की अगर बात किया जाए तो ये एक कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ, ये सभी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाएगा? तो रीट जारी किया जाता है। और याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करता है। प्रश्न आता है हमारा 23वां कि कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर का स्थान जो है यह हम्पी में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है? तो हम्पी की अगर बात किया जाए तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और याद रखेंगे कि हम्पी जो था विजयनगर की राजधानी भी थी। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ था? तो यह हो जाएगा वारंगल। भारत से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? भारत से जब अब्दुल रज्जाक आया था उस समय, तो सही आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। और वेद कुल कितने हैं? 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न है हमारा कि सांभर लवन झील कहाँ स्थित है? तो सांभर झील आपका राजस्थान में। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो आपको पता होना चाहिए 16 अप्रैल 1853 को मुंबई यानी कि बॉम्बे से थाने के बीच में कुल 34 किलोमीटर चला था और डलहौजी के समय में चला था। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो जो नहीं है इनमें महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी और चिनाब। तो ब्रह्मपुत्र जो है इसका उद्गम भारत में नहीं है, ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत से निकलता है, मानसरोवर झील से। और ब्रह्मपुत्र को हम तिब्बत में किस नाम से जानते हैं ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। स्वतंत्र भारत का महाराज्यपाल कौन था? स्वतंत्र भारत का महाराज्यपाल तो लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी।
निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? तो ताशकंद समझौता जो है यह साल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था और उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे। अगला प्रश्न, एक मिनट, सॉरी, माफ करेंगे, जो ताशकंद जो है, ताशकंद समझौता की अगर बात किया जाए तो 1965 में नहीं, 1966 में हुआ था। 1966 में हुआ था। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। सुधार कर लेंगे, 10 जनवरी 1966 को भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था और वही 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी ताशकंद में ही हो गया था। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम किन राज्यों का है? तो इनमें अगर देखा जाए तो आपका बिहार, बंगाल और केरल। उन सभी में अगर बिहार की बात करें तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब कि घनत्व है। गला थोड़ा सा खसखस कर रहा है इसलिए कुछ आवाज आपको अलग अलग सा दिख रहा होगा। चलिए, 35 नंबर है कि आमेर महल कहाँ पर स्थित है? तो आमेर महल की बात करें तो जयपुर में, और ये सवाई जयसिंह जो है जयपुर के प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे और सवाई जयसिंह ने ही कुल 5 स्थानों पर जंतर मंतर बनवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है? तो बाघ संरक्षित स्थल सुल्तानपुर। बाकी सरिस्का, बांदीपुर, मानस, ये सभी, अगर सरिस्का की बात कर ले तो ये आपका राजस्थान, बांदीपुर की बात कर ले तो कर्नाटक, और चलिए एक ये मानस जो है, मानस ये कहाँ है ये आप बताएंगे। मानस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और ये जो यहाँ पर सुल्तानपुर जो है, सुल्तानपुर हरियाणा में है जो कि एक बाघ अभ्यारण्य नहीं है। मानस का आंसर आप कमेंट में करेंगे। अस्थियां किस में बातिल होती है? तो अस्थियां बात करें तो पक्षियों में। भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था आपके स्कंदगुप्त के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर ए। वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया था? तो पहला नेशनल पार्क आपको याद होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और इसी का नाम बदल करके वर्तमान में रामगंगा कर दिया गया है। और यह जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में बनाया गया था, जिसे पहले हम हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते थे, और यह उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना। निम्नलिखित में से तजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कुछ और अगर बात कर ले आस पड़ोस की तो तजाकिस्तान की दुशांबे, उज्बेकिस्तान की ताशकंद, कजाकिस्तान की नूर सुल्तान, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद, यमन का साना और ओमान का मस्कट होता है। अगला प्रश्न है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे, तराइन का द्वितीय युद्ध की अगर बात किया जाए तो 1192 और 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था। और ये किसके किसके बीच में? तो तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था। जबकि तराइन का द्वितीय युद्ध जिसमें पुनः मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता, और इस बार पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। प्रश्न है 43 की अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? तो कहवा बागान सर्वप्रथम चिकमंगलूर जनपद में लगाया गया था, और चिकमंगलूर जो है ये कर्नाटका में स्थित है, और इस कारण से कर्नाटक जो है कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन यूनेस्को धरोहर स्थल है? चिल्का झील, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव या केरल के पसजल। तो अगर देखा जाए यूनेस्को की धरोहर स्थल में तो शामिल है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अब अगर बात आया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की तो ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीबी मावलंकर, ऑप्शन नंबर बी। और वही अगर बात कर लिया जाए प्रथम दलित स्पीकर तो जीएमबी बाल योगी थे, बाल योगी, ये याद रखेंगे। और प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार। किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरू किया? तो ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना उड़ीसा। बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो डगमारा जल विद्युत परियोजना कोसी में है, और ये सुपौल जिला में किया जा रहा है, याद रख लेंगे। आगे
ये आपका नया बैच अगर आप बीपीएससी और सीडीपीओ का ज्वाइन करना चाहते हैं, मात्र 100 रुपये प्रत्येक महीने के हिसाब से आपसे चार्ज लिया जा रहा है, जिसमें जीके जीएस के पूरी जानकारी आपको डेली 4 से 6 घंटे की क्लास दी जा रही है, उसमें ये आपको तैयारी कराई जा रही है। तो आप इस नंबर पर एक बार संपर्क कर सकते हैं और ये आप वीडियो को पॉज करके इसकी सारी जानकारी आप पढ़ लेंगे। उसके बाद आपकी इच्छा होगी तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं। चलिए 48 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है? पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा, तो 48 का सही करेंट का है भारतीय स्टेट बैंक। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 के नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो 2021 का नोबेल पुरस्कार डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रेस्ट और गुइडो इवेंसन को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार ने किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? तो प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है अनंतपुर, आंध्र प्रदेश। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से हवा की गति मापी जाती है, ऑप्शन नंबर बी। आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है किसके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब का आकार या वस्तु का आकार के। अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब समान अवस्था की तुलना में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कम। अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थान पर माध्यम का घनत्व और दाब समान अवस्था की तुलना में कम होता है। लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो आपको पता होगा लाल और हरा को हम जब भी मिला देंगे तो पीला बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जर्मेनियम क्रिस्टल से में आबंध है, जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध कौन सा हो जाएगा? सहसंयोजी बंधन होता है। अगला जो प्रश्न है 56 कि एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है, उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। इसको निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, टी बराबर यू बाई जी, और टी आपका दे रखा है 49 और जी आपका 9.8 होता है, इससे आप निकालेंगे तो मिल जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा गला आज भारी हो चुका है इसलिए। आगे 57 है कि परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य। कैथोड किरणें क्या है? तो कैथोड किरणें आपका इलेक्ट्रॉन की धारा है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे 59, मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमण करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रसनी में। लोहा जो है, लोहा लौह चुंबकीय होता है किस पर? तो लोहा लौह चुंबकीय होता है 770 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर। किस में एल्युमिनियम नहीं होता है? 61 का जो सही आंसर हो जाएगा कि किस में एल्युमिनियम नहीं होता है, तो फ्लोस्पार में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 62 कि कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है कहाँ पर? तो कृत्रिम डायलिसिस का अगर प्रयोग किया जाए तो वृक्क के प्रतिस्थापन में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 63 है कि सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसके पीछे का कारण क्या होता है? तो पीछे का कारण है विक्षेपण, लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है, राशि x क्या है? तो 64 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपको पता होना चाहिए, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। अमाशय में भोजन के बाद क्या मिलता है? तो अमाशय में भोजन के पश्चात जो मिलता है उसे हम कहते हैं जठर रस, ऑप्शन नंबर डी। मांस, अंडा, मछली तथा यकृत तथा दूध निम्न में से किसका स्रोत है? तो ये सभी के सभी जो है आपका विटामिन डी का स्रोत है, और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। अगला जो प्रश्न है कि रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है, इसमें निम्न में से कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? तो एंटीजन की अगर बात किया जाए तो 68 का सही आंसर हो जाएगा, कोई एंटीजन ओ में नहीं पाया जाता, जबकि एंटीबॉडी पाया जाता है। 69 है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन है तो कीन है तो इसमें -2 आ जाएगा, तो देख लीजिएगा ऑप्शन सॉरी एल्कीन है ना, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर CnH2n, और एल्काइन बोलेगा तब -2 और एल्केन बोलेगा तो +2। ठीक है, एल्कीन CnH2n और एल्काइन CnH2n -2,
एल्केन CnH2n+2, ये क्या हो जाएगा एल्केन, केन, ठीक है, और ये कीन, काइन, ये काइन, ये CnH2n-2 काइन, कीन नहीं काइन, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देख लीजिएगा, एल्कीन आपका ये हो जाएगा CnH2n, ये हो जाएगा एल्काइन, एल्काइन, और ये हो जाएगा एल्केन, ठीक है, सुधार कर लेंगे। आगे चलते हैं। 70 नंबर प्रश्न है कि पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा, टुकड़े का पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। एक पिंड को एक मीनार से शून्य बरे के साथ नीचे गिराया जाता है, यदि 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की लगभग ऊंचाई क्या होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80 मीटर। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा आपका बढ़ जाता, ऑप्शन नंबर बी। सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक क्या है, तो सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक हमेशा कवक होता है, ऑप्शन नंबर बी। और अगला है 74 कि डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया है, तो डीएनए संरचना का मॉडल की अगर बात किया जाए तो वाटसन और क्रिक, ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और डीएनए जो कि डीऑक्सीराइबोज होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। और 75 है कि विटामिन ई महत्वपूर्ण होता है किसमें, तो विटामिन ई की अगर बात किया जाए तो अंकुरित अनाज में ये महत्वपूर्ण पाया जाता है। और विटामिन ए की कमी से जनन शक्ति कम हो जाता है, और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, तो ये सभी पॉइंट याद रखेंगे। तो ये थे पूरा आपके 75 प्रश्न जो कि जी के जीएस और करंट से संबंधित थे। उम्मीद करेंगे आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आपके 55+ कट ऑफ भी पार किए होंगे। तो अपना स्कोर जरूर बताया करेंगे। और ये बाकी आगे के पूरे प्रश्न आपके 150 प्रश्न जीके जीएस और रीजनिंग मैथ सारे दे दिए गए हैं। साथ ही साथ इसका आंसर पीडीएफ में यहाँ दे दिया गया है। उसके साथ साथ सारे मैथ का सॉल्यूशन भी आपको दे दिया गया है। तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे। बैच ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर लेंगे। पीडीएफ जिस समय आप वीडियो देख रहे होंगे उसी समय आप नीचे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। सारे पीडीएफ में आपको बीएसएससी लिखा रहेगा, ठीक है। तो बीएसएससी आप सर्च करेंगे तो सेट 1, सेट 2, सेट 3 करके आपको मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड कर लेंगे। तो उम्मीद है आप इन सभी बातों पर ध्यान दे होंगे। जाते जाते एक और वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर। चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न है सेट नंबर 9। इसमें आपको टोटल 75 प्रश्न जीके जीएस के होंगे। इसके लिए आपको 55 प्रश्न सही करने होंगे, यानी कि आपका कट ऑफ रहेगा 55। तो चलिए चेक कीजिए अपने आप को और देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है कि नीली क्रांति संबंधित है। तो नीली क्रांति आपको पता होना चाहिए, यह संबंधित है मछली उत्पादन से। और नीली क्रांति की अगर बात किया जाए तो ये 1985 से 1990 के बीच में ये नीली क्रांति शुरू की गई थी। और नीली क्रांति के जनक के रूप में हीरा लाल चौधरी एवं डॉक्टर अरुण कृष्णन को जाना जाता है। कुछ और प्रमुख क्रांति की बात किया जाए तो श्वेत क्रांति को हम दुग्ध क्रांति के नाम से जानते हैं, है ना, जो कि दूध से संबंधित है। रजत क्रांति जो कि अंडा से संबंधित है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा, प्याज और दवा उत्पादन से, जबकि लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस से है। तो ये सभी को याद रखेंगे। चलिए आपके लिए एक प्रश्न है, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। चलिए आप पहला प्रश्न का आंसर आप कमेंट में करेंगे इसके। और आप लोग से हमेशा कहते हैं कि जो भी कुछ प्रश्न एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं उसको आप कमेंट में लिखा करें। लिखने से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके सही होंगे। और अगर आप गलत भी लिखते हैं तो वहाँ से भी आपको एक प्रश्न क्लियर होंगे, जब कोई और जो स्टूडेंट होंगे वो आपको उसके सही आंसर बताएंगे। तो आप बिल्कुल लिखा करें। और जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसमें आपको जितनी जानकारी है उतना जानकारी आप जरूर लिखा करें। लिखने से आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप होंगे। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन चुनाव आयोग के गठन की बात कही जाती है। प्रश्न है कि राज्य जो भारत में रबड़ उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है,
जो सभी से ज़्यादा राज्यों में रबड़ उत्पादन में अगर कोई है तो वह है केरला, ऑप्शन नंबर ए। और केरल जो है ये नारियल उत्पादन में, साथ ही साथ मसाला उत्पादन में, छोटी इलायची उत्पादन में, इन सभी में केरल का स्थान प्रथम आता है। मंडल आयोग का गठन कब किया गया था, इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए। पहले तो अगर बात कर ले मंडल आयोग की, तो मंडल आयोग बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था, जिसे ही हम मंडल आयोग के नाम से जानते हैं, और यह 1979 में लाया गया था। साथ ही साथ याद रखेंगे मंडल आयोग ने 1931 के जाति के जनगणना के आधार पर ओबीसी को 27% आरक्षण की बात कही है। क्लियर। आगे, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण हुआ था। जर्मनी और इटली का एकीकरण जो हुआ था यह सेडोन के युद्ध में हुआ था 1870 में। हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो हिमाद्री की अगर बात किया जाए तो जो ग्रेटर हिमालय होता है या महान हिमालय को ही हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं। और आपको पता होगा कि हिमालय की जो उत्पत्ति हो टर्शियरी काल में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है। मौद्रिक नीति का निर्धारण, रुपये के मूल्य का निर्धारण, करेंसी का विमुद्रीकरण, व्यापारिक बैंकों के न्यूनतम नकद अनुपात का रखरखाव। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रुपये के मूल्य का निर्धारण जो है आरबीआई के द्वारा नहीं किया जाता है। अगर और बात कर ले आरबीआई के काम की, तो करेंसी नोट का निर्गमन करेगा, सरकारी बैंकर का काम करता है, बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है, साख नियंत्रण करने का काम करता है, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट विदेशी विनिमय को भी नियंत्रित करता है। विदेशी विनिमय का नियंत्रण आरबीआई द्वारा किया जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक एक बार जरूर इसे शेयर करके आएँ और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। साथ ही साथ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की खबरें सबसे पहले आपको मिले। चलिए, प्रश्न है 8वां। निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है। तो भारत में लोकतंत्र की चुनौती के लिए राजनीति में धन का प्रयोग करना ही होता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है। K2, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या माउंट एवरेस्ट। माउंट आबू और एक माउंट एवरेस्ट। ध्यान दीजिएगा, भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर की बात कही गई है। तो जब पर्वत शिखर की बात किया जाएगा तो हमारा K2 होता है, और K2 को ही हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, जिसकी कुल ऊंचाई 8611 मीटर होते हैं। वही अगर हम कंचनजंगा की बात कर लें तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, चोटी। ध्यान रखेंगे। विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो विकास केंद्र उपागम की जो शुरुआत है यह चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, और चौथी पंचवर्षीय योजना का काल 1969 से 1974। चलिए, इसी चौथी पंचवर्षीय योजना से संबंधित आपसे एक प्रश्न है कि इसरो ISRO इसरो का गठन कब हुआ था, जो बताना है आपको कमेंट में। फिर से हम आपको कह रहे हैं, जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आप लिखने का प्रयास कीजिए। जितना जानकारी उसके बारे में है वो हर चीज़ लिखें, जिससे कि आपका जो रिवीजन है वो भी होगा और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। तो यह कथन है BR अम्बेडकर का। अगला प्रश्न है कि 1977 के चुनावों में जनता पार्टी का नारा क्या था। 1977 में आम चुनाव हुआ था, उस समय जनता पार्टी की जो नारा था वह था लोकतंत्र बचाओ। और आपको पता होगा कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी, और इसी को लेकर के 1977 में चुनाव कराया गया था। और चुनाव में जनता दल का जो नेता हुआ करते थे वो मोरारजी देसाई हुआ करते थे। राज्यसभा बजट प्रस्तावों को कितने दिन तक अपने पास रोक सकता है। तो यह उसके लिए 14 दिन रोक सकता है। और संविधान के अनुच्छेद 109, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 109(1) में के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 109 में 1 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में फिर से भेजा नहीं जा सकता है। सिर्फ 14 दिन के अंदर उसे राज्यसभा पारित करे या ना करे, वो पारित मान लिया जाता है।
भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था। सुर्खी का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ था? तो कुषाण के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? अगर स्वरोजगार कार्यक्रम की बात करें तो यहाँ पर स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार स्वरोजगार योजना जो है एक प्रकार का स्वरोजगार कार्यक्रम है। और इसकी अगर बात किया जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई। यहाँ पर अगर और देखा जाए प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना यह 1993 में शुरू हुआ था। और ग्राम उसके साथ साथ और याद रखिएगा एक होता है रोजगार आश्वासन योजना। रोजगार आश्वासन योजना भी 1993 में शुरू हुआ था। प्रश्न है कि अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कुल सीटें जो है लोकसभा में 84 है। उसी के साथ साथ अगर जनजाति की बात कर दे, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की अगर बात किया जाए तो 47 सीटें रिजर्व है। और लोकसभा में अधिकतम सीटें कितना है? 552 है। वर्तमान में कितना है? 543 है। ये इतना याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या होता है? कृषि से संबंधित जो पदार्थ होते हैं उसको किस रूप में माना जाता है? तो एगमार्क के रूप में जाना जाता है। और केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो नागपुर में है। और ये सही हो जाएगा। हॉलमार्क की अगर बात कर ले तो हॉलमार्क आपका आभूषण से संबंधित है। और ISI मार्क जो है टिकाऊ वस्तु पर दिया जाता है। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? मूल रूप से अगर बात किया जाएगा तो 7 किया गया था। और उसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 में एक जो अधिकार था उसे हटा दिया गया था। और उसका संबंध अनुच्छेद 31 में है। और आपको वो बताना है कि वह जो अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था वो कौन सा अधिकार था जिसे बाद में हटा दिया गया है, आपको कमेंट में बताना है। और वर्तमान में वो अनुच्छेद 300 का में है। और वर्तमान में वह जो अधिकार है वो एक प्रकार का कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। तब आपको उसका आंसर कमेंट में बताना है। चलिए, एक गठबंधन सरकार से अभिप्राय है। एक गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय होता है? तो 2 या अधिक राजनीतिक दलों के गठजोड़ से निर्मित सरकार। उसके प्रश्न की सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। तो यह हो जाएगा आपका सरकार क्या कर रही है इसके लिए। चलिए, आपका जो ऊपर में जो हम प्रश्न पूछे थे 18 का और जो 300 का में है ये सभी आपको बता दे रहे हैं, बाद में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार जो था, संपत्ति का अधिकार उसे हटा करके 300 के का में कर दिया गया और वर्तमान में कानूनी अधिकार है। क्लियर? और ये 20 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? सरकार क्या कर रही है इसके लिए RTI लगाया जाता है। और RTI एक्ट 2005 में लाया गया था। 21वां प्रश्न, बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो बिहार के इतिहास पर अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य MSP की संस्तुति किसके द्वारा दी जाती है? तो MSP के बारे में जो बताता है वह होता है CACP और इसका गठन 1965 में हुआ था। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोयला। कोंकण तट निम्न में से किन के बीच स्थित है? तो कोंकण तट की अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा गोवा और दमन के बीच में, और जो कि पश्चिमी घाट पर स्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानव अधिकार ह्यूमन राइट से होता है। नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः शिक्षित बेरोजगारी पाया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। तो लोकतांत्रिक सुधार का संबंध सुशासन से, गुड गवर्नेंस से। भारत में या कहाँ झूम कृषि की जाती है? तो झूम कृषि भारत में उत्तर पूर्वी भारत में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? तो यह आपका हो जाएगा कामरूप, ऑप्शन नंबर सी। हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए महानदी पर स्थित है। और हीराकुंड बांध जो है विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है। निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय या स्थानीय स्वशासन। तो सरकार के तीसरे अंग के रूप में जो जाना जाता है
उसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। अगला प्रश्न, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? 32 का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड। नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वह नदी कौन सा है? तो दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और दक्षिण गंगा कहेगा या वृद्ध गंगा तब गोदावरी। राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है? तो राजनीतिक दलों को चिन्ह देने का काम चुनाव आयोग करेगा। वर्तमान में कुल कितने राजनीतिक दल है? तो 8 जो है राष्ट्रीय स्तर पर है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो सही आंसर हो जाएगा मालदीव। एक कैरेंट के प्रश्न। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा अल बरूनी। 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए मुंडकोपनिषद से लिया गया है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। प्रारंभ करने की अगर बात करेगा तो हो जाएगा 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930। आगे, शैलकृत मंदिर क्या है? तो शैलकृत मंदिर अगर इन सभी में देखा जाए तो कैलाश मंदिर एलोरा। भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थापित है? तो यह हो जाएगा आपका नागपुर में। बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रमेश पवार। बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? 43 का सही आंसर देखा जाए तो 11.29% शहरीकरण है। और बिहार का सर्वाधिक नगरीकृत जिला पटना और सबसे कम समस्तीपुर। ये आपके बैच है बीपीएससी के लिए भी 200 रुपये है 2 महीने के लिए, वो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपको यहाँ पर ही दिया गया है इससे। चलिए 44 नंबर प्रश्न, रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक किसने लिखा है? कैरेंट का प्रश्न है, तो हो जाएगा यतीश यादव। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय पठन अभियान का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पढ़े भारत। भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस शहर में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस A1 की स्थापना किया है? तो सही आंसर हो जाएगा 46 का बी महू। शिक्षा मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस संस्था की साझेदारी में कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया है? तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर बी। पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी रंगराजन। वर्ष 1947 के भारत पाक युद्ध में इस्तेमाल किए गए किस विमान को आधुनिक स्वरूप के साथ भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा? तो भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा डकोटा, ऑप्शन नंबर बी। समप्र यानी कि पेनी प्लेन मैदान संबंधित है किससे? पेनी प्लेन मैदान जो संबंधित होता है वो भूमिगत जल से संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर माफ करेंगे, नदी से संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समप्र मैदान का निर्माण जो है नदी द्वारा होता है और इसका निर्माण उस समय होता है जब नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपरदन होने लगता है तब, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है कौन? तो ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। निम्नलिखित जीवाणुओं को उनके रोग के साथ सुमेलित करें और सही विकल्प का चयन करें। तो 52 का अगर देखा जाए इन सभी में अगर मिलाया जाए तो ट्रिपोनीमा पैलेडियम, टिपोनीमा पैलेडियम में आपका सिफिलिस से संबंधित हो जाएगा, याद रखिएगा। 3 नंबर यार्सिना पेस्टिस, पेस्टिस की अगर बात किया जाए तो ये प्लेग से संबंधित हो जाएगा यानी कि 1। बेसिलस एंथ्रेसिस, एंथ्रेसिस है यानी कि एंथ्रैक्स हो जाएगा। और विब्रियो कॉलेरी कॉलरा हो जाएगा। 3, 1, 2, 4, 31, 24 याद रखेंगे, ऑप्शन इसका उस साइड है यहाँ पर 31, 24 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा की अगर बात किया जाए तो ये आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता, बाकी आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ता है, आपतन कोण के घटने के साथ घटता है, आपतन कोण 45 डिग्री के बराबर होने पर अधिकतम हो जाती है, ये सभी आगे। पादपों में मूल रोम द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है और वह क्या कहलाती है? तो वह परासरण से जल को अवशोषित करता है, याद रखें। निम्नलिखित में से किस कारण से वनों में विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? वनों में विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको याद होना चाहिए और ये होता है आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए।
यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c हो तो म्यू बराबर 1/1.5 पदार्थ वाले माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा। तो इसके लिए सिंपल सा है, आप प्रकाश का वेग बराबर 2/3c का फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको मिल जाएगा और ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम पता होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर को हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से जानते हैं। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाता है, यह क्या कहलाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 59 का लेजर। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है, स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फ्लाई एश। तो अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्मॉग जो है द्वितीयक प्रदूषक होता है। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है। तो इसके लिए अपकेंद्री बल काम करता है। एक बार वीडियो को आप लोग जल्दी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, अपने सभी स्टडी ग्रुप में। उसके बाद देखेंगे 62। निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो अगर देख लिया जाए इन सभी में तो कॉकरोच और सिल्वर फिश में खुला यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और कॉकरोच से याद रखिएगा इसका 13 चैम्बर हृदय में होता है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का अगर उदाहरण देखा जाए तो बेकेलाइट। एक जेट इंजन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित के संरक्षण पर निर्भर करता है, किस पर। तो रेखीय संवेग पर निर्भर करता है। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किसने किया था, आपको पता है केपलर के द्वारा। कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है किससे, तो जीवाणु द्वारा। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक कौन सा है। तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक जो है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। जीन द्वारा नियंत्रित होता है, जीन द्वारा क्या नियंत्रित होगा। तो आनुवंशिकता न कि प्रोटीन संश्लेषण। जीन द्वारा क्या नियंत्रित होता है, आनुवंशिकता, प्रोटीन संश्लेषण नहीं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो आपको पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वायुमंडलीय प्रदूषक के रूप में काम करता है। हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व कौन सा होता है। तो वह हो जाएगा आपका कैल्शियम और साथ ही साथ फास्फोरस भी। पानी का त्रिऋणात्मक बिंदु होता है क्या। तो त्रिऋणात्मक बिंदु हो जाएगा आपका 273.16 डिग्री केल्विन या 0.01 डिग्री सेल्सियस। एगार प्राप्त किया जाता है, एगार किससे प्राप्त होगा। तो एगार एक प्रकार का शैवाल होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 73। ये आपका दिए गए ग्राफ में 4 सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करना है तो इसके लिए आपका जो आंसर हो जाएगा, ये डायग्राम देखिए और उसके बाद आप आंसर निकाल सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 16 मीटर। और कैसे निकलेगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दूरी का मान जब दिया रहता है तो तय की गई दूरी बराबर होता है वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसलिए 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई जो होता है उस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न, एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यदि लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है। तो इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा -33.3 है ना। लेंस सूत्र प्रयोग कर लेंगे 1/v - 1/u बराबर 1/f, ठीक है, इससे निकल जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य होता है रेसिप्रेशन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया था, तो अल्टमैन ने किया था। तो ये थे आपके पूरे 75 जीके जीएस के प्रश्न। उसके बाद आगे के मैथ, रीजनिंग सभी 150 प्रश्न दिए जाए गए हैं आपके पीडीएफ में। साथ ही साथ आपको इसके आंसर दे दिए गए हैं, ये आपके पूरे 150 प्रश्न का आंसर है। और उसके बाद आपके 75 से लेकर के 100 तक के मैथ के पूरे सॉल्यूशन दे दिए गए हैं पीडीएफ में। तो आप मैथ का पीडीएफ यानी कि इन सभी पीडीएफ को आप टेलीग्राम पर जाकर के डाउनलोड कर लेंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और ये आपका बिहार एसएससी का बैच है जो कि 300 रुपये में कराया जा रहा है 3 महीने के लिए, यानी कि 100 रुपये पर मंथ, जिसमें आपको ये सभी सुविधाएं दी जा रही है। तो आप हमसे ज़रूर जुड़े और डेली 4 से 6 घंटे की क्लास कराई जाएगी और आप जुड़ने के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सेट नंबर 10 का पहला प्रश्न क्या है, इसमें आपको टोटल 75 प्रश्न होंगे, आपको 55 प्लस पार करने हैं।
तो आप हर एक प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे, उस पर जो कुछ भी डिटेल हम बताते हैं उसको भी आप नोट करेंगे। साथ ही साथ आखिरी में आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताया करेंगे कि आपके टोटल कितना। अगर 55 प्लस आप कर ले रहे हैं यानी कि आपका जीके जीएस कहीं ना कहीं बेहतर है। देखिए पहला प्रश्न है कि ह्वेनसोंग द्वारा भारत के किस विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक पठन पाठन किया गया था? तक्षशिला, नालंदा या उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा नालंदा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर कर देंगे, लाइक जरूर करेंगे और साथ ही साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेंगे। तो देखिए इसके बारे में अगर कुछ और जानकारी हम आपको दें तो ह्वेनसोंग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में चीन से आया था और 629 से लेकर के 644 ईस्वी तक ये भारत में रहा था, मगर 6 वर्षों तक वो नालंदा में पढ़ाई किया था, ये याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि उस राजा का नाम बताए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? चंपा, अवंती, कौशल या मगध? तो जो मगध के शासक हुआ करता था इसने ही सर्वप्रथम युद्ध में हाथी का प्रयोग किया था। उसके बाद और मगध जो है ये किसको पराजित किया था? तो अंग महाजनपद को पराजित करने का काम किया था, वहीं पर उस हाथी के युद्ध को शामिल करके। प्रश्न है तीसरा कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाने की योजना सर्वप्रथम किसने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा बनाने की योजना सर्वप्रथम किसने बनाया था? हाजी बेग। अगर बात किया जाए कि हुमायूं का मकबरा जो है अकबरकालीन प्रथम वास्तुकला का उदाहरण माना जाता है और हुमायूं का मकबरा का जो वास्तुकार था वो मिर्जा ग्यास था, ये याद रखेंगे। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो क्रिप्स मिशन की भारत आगमन 1942 में हुआ था, आप लोग इसे याद रखेंगे। और साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पर 1945, तो 1945 में आपका बेबेल योजना। उसके बाद 1946 की बात करें तो कैबिनेट मिशन आपका आएगा और 1940 में अगर बात करें तो अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो सती प्रथा रोकने का प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासन काल में लिखी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो तुलसीदास जो थे वो अकबर के समकालीन थे और अकबर के दरबार में रह करके लिखा था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब या बाबर? तो संगीत पर और नृत्य पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक औरंगजेब था। औरंगजेब ही जो है इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख या स्तंभ के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, लौरिया नंदनगढ़ या सुपारा? तो अगर बात किया जाए यहाँ पर तो आपका लौरिया नंदनगढ़ जो है यहाँ पर मोर का चिन्ह मिलेगा और ये लौरिया नंदनगढ़ कहाँ है? तो आपका चंपारण बिहार में स्थित है, इतना याद रखेंगे। प्रश्न है 9 नंबर कि भारत में मुद्रापूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है? मुद्रापूर्ति की स्थिति में क्या संबंध है? तो यह हो जाएगा आपका कि जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। प्रश्न है आपका जो कि करेंट से संबंधित है कि 2022 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मीराबाई चानू। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करता है वे वन कौन से हैं? मानसून वन, सदाबहार वन, मैग्रोव वन या अल्पाइन वन? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैग्रोव वन। जो डेल्टाई प्रदेश में मैग्रोव वन पाए जाते हैं जो कि चक्रवात गति को रोकने का काम करता है और मैग्रोव वन जो है समुद्र तटीय क्षेत्र में लवणीय भाग में ज़्यादातर पाए जाते हैं और भारत में जो है सबसे ज़्यादा सुंदरबन डेल्टा के पास में मैग्रोव वन पाए जाएंगे। 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर कहता है कि पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा किसने कहा था? तो मेगास ने कहा था पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा के नाम से, है ना। इंडिका जो पुस्तक है उसमें इसने लिखा था। प्रश्न है कि चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया? तो पृथ्वी की छाया को कुल 3 भाग में बांटा गया है। ये 3 भाग कौन कौन सा है नोट कीजिएगा। अम्ब्रा, पेनम्ब्रा और एटम्ब्रा, ठीक है। अम्ब्रा, पेनम्ब्रा और एटम्ब्रा।
चर्चित पुस्तक मेड इन चाइना के भारतीय लेखक कौन है? मेड इन चाइना ये किसका है? परिंदा जोशी का। प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस आपको 15 अक्टूबर को मनाए जाएंगे। अगर बात किया जाए 24 अक्टूबर तो 24 अक्टूबर को यूएन स्थापना दिवस, 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को हम विश्व डाक दिवस भी मनाते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि बोधगया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के काल में। प्रश्न है 17 कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ जो पूछा गया है, तो 1 जनवरी 2015 को होगा। और योजना आयोग की अगर बात कर ले तो इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को ही हो गया था। आपसे एक प्रश्न है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ये आप कमेंट में बताएंगे। और आपसे बार बार कहेंगे कि जितना जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में आप जितना ज़्यादा जानकारी लिखेंगे आपको लिए उतना ही बेहतर रहेगा। अगर आपको आता है तो उसके बारे में पूरी जानकारी लिखें, जितना है वो सारे कुछ लिखें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और आप में एक अलग एनर्जी आएगा लिखने से। और जो चीज़ आप ज़्यादा लिखते हैं और लिखने का प्रयास करते हैं वो ज़्यादा याद रहता है। प्रश्न है 18 की हदीस है एक। हदीस क्या है? तो एक प्रकार का यहाँ पर ध्यान दे लीजिएगा। हदीस की अगर बात किया जाए तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हदीस जो है मोहम्मद साहब के कथन और उनके जीवन से संबंधित संग्रह होता है। 19 नंबर प्रश्न है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? पुरुष सूक्त का संबंध जो है वो ऋग्वेद से है, ऑप्शन नंबर सी। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी बीदर, गुलबर्गा, दौलताबाद या हुसैनाबाद? तो बहमनी की पहली राजधानी जो था यह गुलबर्गा था और बहमनी की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन बहमन शाह ने किया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो जल सेना प्रारंभ किया था राजराज प्रथम ने, ऑप्शन नंबर सी। और राजराज प्रथम का शासनकाल 985 से 1014 ईस्वी तक था और इसने ही नौसेना के बल पर श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर को लूटा था और नष्ट किया था। 22वां प्रश्न है कि एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो ये आपको करंट से संबंधित है, मणिपुर के। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई है? न्यूक्लियर स्टेशन की अगर बात किया जाए तो तारापुर में हुआ था और ये 1956 में हुआ था। इसका नाम क्या था? अप्सरा था। और ये तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, इतना याद रखेंगे। चलिए आगे। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? निर्दलीय की अगर बात करेगा तो महामाया प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे, है ना। और ये जो थे 1967 से 1968 तक कुछ समय के लिए रहे थे। और वही बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करेगा तो श्री कृष्ण सिंह। और उसके बाद बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री की बात करेगा तो भोला प्रसाद शास्त्री। और नीतीश कुमार जो हैं बिहार में सबसे अधिक बार 7 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले व्यक्ति बन गए हैं। और नीतीश कुमार सबसे पहले 2000 में मुख्यमंत्री बने थे। चलिए आगे। ये इतना जानकारी आपको बिहार से संबंधित था। बिहार के पहली महिला मुख्यमंत्री, आपके लिए प्रश्न है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री और बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री, ये दोनों आप हमें कमेंट में बताएंगे। बिहार की पहली महिला सीएम और महिला वाइस सीएम। 25वां है कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदेश्वर पाठक। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार अनुच्छेद 1, 2, 3 या 4। तो जब भी अगर बात आएगा भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार तो अनुच्छेद 3 हो जाएगा। जबकि अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि जो हमारे राज्य है संघ में नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना और क्षेत्र में शामिल करने की बात कही जाती है। और अनुच्छेद 1 में क्या कहा जाता है? तो भारत के राज्यों का संघ की बात कही जाती है। और अनुच्छेद 4 जो है वह आपका संघ, राज्य, क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, इन सभी को शामिल करके 1 से 4 तक रखा जाता है। तो याद रखें। वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेतन भगत। 28वां है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को रोकने की बात अनुच्छेद 23 में की गई है। कुछ और अनुच्छेद की अगर बात कर लें तो अनुच्छेद 25 में है कि स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी। अनुच्छेद 24 की बात करें तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम वाले काम में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 28 की बात करें तो सार्वजनिक शिक्षण संस्थान में धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 27 इसके बीच में आता है, जो होता है कि शिक्षण संस्थान जो होगा वो टैक्स फ्री होगा। अगला है संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे से संबोधित करते हैं। संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। और उच्च सदन राज्यसभा को। भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया था, पहले उपराष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुआ था तो वह थे आपका कृष्णकांत थे। ये कब से कब तक थे? 1997 से 2002 तक भारत के उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, आगे भारतवर्ष के प्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? प्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव तो ये हो जाएगा आपका 1850 में, ऑप्शन नंबर डी। दूरभाष का मतलब टेलीग्राफ, ठीक है, इंग्लिश में टेलीग्राफ बोलते हैं, जो कि कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच में चला था। 32 नंबर है कि निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 73वां संशोधन और 11वीं अनुसूची। भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? तो सर्वोदय योजना की अगर बात की जाए तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा शुरू किया गया था और ये 1950 में हुआ था। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सिविल सेवा दिवस, पृथ्वी दिवस, पंचायती राज दिवस या विश्व विरासत दिवस? 21 अप्रैल है, 21 अप्रैल को हम सिविल सेवा दिवस मनाएंगे। उसके बाद पृथ्वी दिवस की बात कर ले तो ये 22 अप्रैल, पंचायती राज दिवस की बात कर ले तो 24 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस की बात कर ले तो 18 अप्रैल। सभी के सभी 18 अप्रैल, मतलब कि अप्रैल महीने के ही हैं। प्रश्न है कि पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? तो कीमत का लेन देन ये होता है फर्म का। 36 है कि निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा हो जाएगा न्यूगल ड्रम। उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था, तो ये सही आंसर हो जाएगा मलिक काफूर। खिलजी वंश से संबंधित नहीं था तो मलिक काफूर। मलिक काफूर जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक था, कोई शासक नहीं था। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। बाकी जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक, अलाउद्दीन खिलजी आपका हो जाएगा और मुबारक शाह खिलजी ये भी था। अगला प्रश्न 38, अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया था? तो यह करेगा कलकत्ता में। उसके बाद है कि भारत के उस राज्य का नाम बताए जहां जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य स्थित है। जंगली गधा का तो ये गुजरात में मिलेगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वहीं पर आपको सिंह भी मिलेगा और यह भी मिलेगा। एकमात्र ग्रह जहां दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक होती है, कौन सा? तो वह हो जाएगा शुक्र। प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो परमाणु ऊर्जा बोर्ड के नियामक जो हैं अभी वर्तमान में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष जी नागेश्वर राव। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये करेगा आपको लोकसभा अध्यक्ष को। और लोक लेखा समिति के रिपोर्ट की समीक्षा कौन करता है? तो CAG करता है। लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें कुल 22 सदस्य होंगे, जिनमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है, यानी कि ईसाई सबसे ज्यादा कहां पर है? तो वो हो जाएगा आपका मिजोरम में। आसरा, संपूर्ण पोषण, विद्या कानूका किस राज्य की योजना है? तो ये सभी के सभी आपका आंध्र प्रदेश के हैं। 45 नंबर प्रश्न है कि किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होता है? तो ये हो जाएगा आपका भारत रत्न। और भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था? 1954 से हुआ था। सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है? तो इसका आदर्श वाक्य हो जाएगा आपका दूरदर्शन का। उसके बाद है कि RBI ने किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? करंट से संबंधित है, बेंगलुरु में। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को।
49 है कि जलवायु संकट से निपटने हेतु किन एशियाई देश या देशों ने एक समझौता किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 49 का इजराइल, जॉर्डन और यूएई उपयुक्त सभी किससे जलवायु संकट से निपटने के लिए। 50वां है कि ओडिशा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की लागत से रोपेक्स जेटी परियोजना बनाने की घोषणा की गई है। तो धामरा नदी पर, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, ये आपका नए बैच बीपीएससी और बिहार एसएससी के लिए है। इस अभी में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 100 रुपये प्रत्येक महीने के हिसाब से डेली आपको क्लास कराया जा रहा है क्यूज फॉर्म में। तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे, 51 है कि कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है। कांच को गहरा नीला रंग आपको कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलेगा। 52 है कि दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता, यह किसके बनने के कारण होगा। तो उसमें क्या हो जाता है, आपका लैक्टिक अम्ल बन जाता है। वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है। तो रासायनिक द्रव्य है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 54 है कि शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं, क्योंकि शीतकाल में पौधे फ्रॉस्ट यानी कि पाले से मर जाता है। इसका कारण क्या होता है कि उत्तकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है। मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है। मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिया है, ऑप्शन नंबर बी। और मानव के मूत्र में जो जल है 96% और यूरिया जो है 2%। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो मोर, शुतुरमुर्ग, डोडो और टर्की। इनमें सही आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग, और इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है। डेंगू ज्वर का कारण क्या है। तो डेंगू किससे फैलेगा, वायरस के कारण फैलता है, जिसके कारण प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है। 58 है कि थैलासीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है या किसको प्रभावित करता है। तो थैलासीमिया जो है यह मुख्य रूप से प्रभावित करता है ब्लड को, रुधिर को। अगला है कि असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए क्या होगा। ये असमान वेग है और एक समान त्वरण है, इसके लिए क्या होता है। तो सही आंसर हो जाएगा वेग समय ग्राफ रैखिक होता। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी। और ये इससे संबंधित एक क्रांति है, उसे हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं, जिसकी शुरुआत 1970 में हुआ था। चलिए आपके लिए प्रश्न है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वो आप कमेंट में बताएंगे। ध्वनि की आवृत्ति एन, तरंग दैर्ध्य लैम्डा और चाल भी के बीच क्या संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एन बराबर यू बाई लैम्डा। ये चाल यू है, भी नहीं यू है। चलिए आगे, 62 है, ये मिलान करने वाला है सूची 1 को सूची 2 से। तो 62 की अगर मिलान किया जाए तो हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत कौन दिया था, पास्कल। ठीक है। गति के जड़त्व का सिद्धांत ये देगा आपका गैलीलियो। ठीक है। सौर प्रणाली का हीलियोसेंट्रिक कौन देगा, तो कॉपरनिकस देगा। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक न्यूटन देगा। 3, 2, 1, 4, ऑप्शन नंबर बी। अगला फिर से सुमेलित करना है, एक तरफ सूची 1 है और सूची 2। फर्मी की बात करें तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर। एंगस्ट्रम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻10 मीटर। ठीक है, यानी कि 1। उसके बाद प्रकाश वर्ष तो 9.46 गुना 10⁻15। उसके बाद पार्सेक 3.08 गुना 10⁻16 यानी कि 2। 3142 ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे, 64 है कि कार्नोटाइट किसका अयस्क है। ये एक प्रश्न आपको अयस्क से जरूर मिलेगा, तो अयस्क को पढ़ लिया करेंगे। कार्नोटाइट जो है यूरेनियम का अयस्क है। ठीक है, याद रखेंगे। यूरेनियम को हम होप मेटल या आशा धातु भी कहते हैं। निम्नलिखित में से संतृप्त वसा अम्ल छांटिए, एसेटिक एसिड, पामेटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर असंतृप्त की अगर बात करेगा तो पामेटिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे, मम्स क्या है। तो मम्स जो है एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है, विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है, जिसे हम गलसुआ के नाम से भी जानते हैं, जो कि गला सूज जाता है। 67 है आपका, ऑप्शन देखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब देखिए, सर्दी की अगर बात किया जाए तो आपका विषाणु से हो जाएगा, है ना।
विषाणु से यानी कि वायरस। फाइलेरिया की बात करें तो परजीवी कृमि। मलेरिया की बात करें तो परजीवी प्रोटोजोआ। और आंत ज्वर की बात करें तो बैक्टीरिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखते हैं 68 है कि अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम बताइए। एक कोशिकीय शैवाल हो जाएगा क्लोरेला। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से उत्पन्न गैस क्या होगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। ये हो जाएगा एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पर जब पानी गिराया जाता है तो एसिटिलीन बनता है। कुछ ऑटोमोबाइल में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट्स क्यों लगे होते हैं? क्यों लगे होते हैं? क्योंकि पीला प्रकाश कोहरे को बेध देता है तथा कोहरे भरी रात में मार्ग को प्रकाशित रखता है, इसलिए। अब आगे के 5 प्रश्न हैं। एक बार आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट करके अपना टोटल स्कोर जरूर बताएंगे। 71 है कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है। पोर्टलैंड के है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। 72 है कि इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन किससे स्रावित होगा? तो पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय में। प्रश्न है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद कहां से निकलेगा? तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली है? मेंडलीव के बाद तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद 75 नंबर और आखिरी प्रश्न है इस सेट का कि सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर हम पूरे मैथ के सॉल्यूशन के साथ पूरे 150 प्रश्न टेलीग्राम पर दे दिए गए हैं, तो आप टेलीग्राम से इसका पीडीएफ और डिटेल पूरी पढ़ सकते हैं। हाँ, तो यहाँ देखेंगे सोल्डर किसकी मिश्र धातु है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा टीन और सीसा का। चलिए, तो ये था आपके पूरे 75 प्रश्न जीके जीएस के। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, पूरे 150 प्रश्न इसमें पीडीएफ में है। साथ ही उसके आंसर यहाँ पर दिए गए हैं और उसके बाद मैथ के पूरी सॉल्यूशन दे दिए गए। तो आप मैथ को बनाया करें और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नए बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। साथ आप जाते जाते वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देंगे, लाइक जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। साथ वो प्रीवियस ईयर का सेट भी देख लेंगे और पूरे जितने भी इसके सेट अपलोड हुए हैं वो आपको बीएसएससी के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।